ओके, देन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन थी उसमें कुछ लिमिटेशन हमने जो डिस्कस की, उसमें एक सबसे बड़ी खामी जो ये थी कि जो ज्योमेट्री थी, जो शेप थी, जो हम लास्ट में कल डिस्कस कर रहे थे कि शेप को वहां जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या ये नहीं बता पाता कि कोई भी मॉलिक्यूल जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो कई सारे एटम से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा। तो ये बात मैं आपको कल भी बता रहा था कि वहां पर एक नया टर्म हमारे पास में आया, हाइब्रिडाइजेशन का। जिस शेप को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझा पा रहे थे, उस शेप को या उस ज्योमेट्री को जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रखते हैं, उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। या हाइब्रिडाइजेशन ये कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन वो एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम किस बात को एक्सप्लेन करते हैं, हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप क्या होता है। दूसरी चीज कि जो लिमिटेशन था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो डायमैग्नेटिक नेचर का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहा था, बट एक्चुअली में जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको समझाने के लिए हमारे पास में एक और थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो हम दो कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। आज हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। और ये मैंने आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया सामने और क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें जरूरत हुई। ठीक है, तो ज्योमेट्री को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हुई, और जो नेचर था, मैग्नेटिक नेचर था ऑक्सीजन का, पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक दूसरी थ्योरी दी जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स से कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। तो हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, और वो एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का शुरुआत कैसे हुआ? तो हुआ ये कि पाउलिंग जब यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ, तो एक्चुअली वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हो क्या रहा था, बॉन्डिंग को किस तरह से शो कर रहे थे। तो एक कंपाउंड था बेरिलियम क्लोराइड। इस बेरिलियम क्लोराइड पर बात चल रही थी कि ये बेरिलियम क्लोराइड जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। तो यहां समझाने की कोशिश ये की गई पाउलिंग के थ्रू कि बेरिलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखें और इसका एक जो डायग्राम है, वो अगर हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा कि ये He, ये जो 1s2 है वो He, तो ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे He। और यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल्स होगा, ये 2s ऑर्बिटल होंगे, और इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ 2s में फिल किए हुए हैं। और फिर इससे थोड़ा सा एक और एनर्जी लेवल ऊपर होता है जिसमें, जिसे हम बोलते हैं 2p। ये जो है वो क्या है, 2p जो खाली रहता है, ये खाली ऑर्बिटल हमारे पास में है। तो हमने यहाँ पर ये एनर्जी लेवल को बताया कि ये हीलियम का कोर इसमें प्रेजेंट है, और हीलियम के कोर के बाद में 2s और 2p ऑर्बिटल। और यहाँ एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि किसी भी तरह का कोई भी, अच्छा ये मैंने सेम डायरेक्शन में इसका वो दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, जबकि ये अपोजिट स्पिन होता है। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल्स तभी ओवरलैपिंग करते हैं जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। तो यहाँ किसी टाइप का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और पॉलिंग ने प्रपोज किया कि नहीं साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो होता क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से और यहां शिफ्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिर उन्होंने लिख करके बताया कि सब कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है कि ये 2s है और ये 2p है,
तो इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन और ये ट्रांसफर होकर के इस 2p में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम एटम के पास में हो जाते। ओके अच्छा, अब सवाल एक ये था कि साहब ये इलेक्ट्रॉन जो 2s से और 2p में मूव करके गया है, इसको एनर्जी किसने दी? क्योंकि बिना एनर्जी लेकर के ये हायर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कैसे मूव करेगा? ओके तो ये जो एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करती है इस 2s से 2p में, उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन से कहते हैं कि सब जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान थोड़ी बहुत जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को लेकर के और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है। लेकिन अगली प्रॉब्लम यहां पर एक और सामने आई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि जब क्लोरीन इस 2s ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन को अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। और यहां पर ये जो 3p का जो p ऑर्बिटल होगा वो इस और s ऑर्बिटल के साथ में 2s ऑर्बिटल के साथ और इस 2p ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। और जो बॉन्ड बनेंगे दो, एक बॉन्ड ऐसा होगा जो 2s और 3p की ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगा, और एक बॉन्ड ऐसा होगा जो 2p और 3p की ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि ये 2s है और इसका जो 3p है वो 3p, और एक ऑर्बिटल यहां पर किसका है? 2p का है, और इसका जो 3p है वो 3p। तो यहां पर दो अलग अलग तरह के ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जो बॉन्ड बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये s और p, जब कल हमने बात की थी कि sp जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, pp एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। बट सवाल यहां पर ये था कि ये दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए थे? डिफरेंट बॉन्ड्स होने चाहिए थे, डिफरेंट बॉन्ड्स होने चाहिए थे। बट एक्चुअली में ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे हैं? वो सेम आते हैं। अब जब ओवरलैपिंग डिफरेंट डिफरेंट है तो बॉन्ड सेम कैसे आया? इस बात को जब समझाने के लिए, प्रॉब्लम मतलब इसको सॉल्व करने के लिए जब डिस्कशन चल रहा था, तो पाउलिंग ने एक और चीज प्रपोज की। उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने कहा कि देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इस 2s से इस 2p में ट्रांसफर हो जाता है इस तरह से, और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में होता है, तो ये ट्रांसफर होने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन जो 2s और 2p में एक एक आने के बाद, अब यहां पर क्या होता है? ये जो 2s और 2p जो हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ये दोनों भी नहीं, मतलब कि ये 2p का ये वाला p ऑर्बिटल और ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये क्या होंगे? मिक्स हो जाते हैं और दो नए ऑर्बिटल्स देते हैं। ठीक है ना? और वो दो नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह से दिखाए उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया कि ये हीलियम कोर था और ये 2p था, और इस 2p में भी केवल दो ही रह पाएंगे, ये 2p। तो यहां ये देखो, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो यहां पर हायर एनर्जी में है, और ये जो 2s है और ये जो 2p है, ये 2s और 2p इंटरमिक्स होकर के इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे ये, और कुछ इस तरह का एक इंटरमिक्स होकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। ठीक है ना? ये s और p मिलकर के, और देखो यहां पर जो 2s था वो यहां था, लेकिन ये 2s यहां पर अब नहीं है, क्योंकि ये क्या किया, और यहां पर ये भी नहीं है, ये जो यहां पे मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं इसको,
ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 क्या दिखा रहा है? ये वो दिखा रहा है जो 2s ऑर्बिटल था, और ये वो दिखा रहा है जो 2p का x ऑर्बिटल था या y था या z था, जो भी था। ये अब अपनी जगह पर नहीं है और इन दोनों ने आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली और ये दो नए ऑर्बिटल बनाए जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, sp। एक s का है और एक p का है, इसको उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला। ठीक है ना? और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे थे? ये इक्विवेलेंट थे। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, सेम। ठीक। और इसको ग्राफिकली कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो पाउलिंग ने सजेस्ट किया कि ये 2p ऑर्बिटल था, ये 2s ऑर्बिटल था, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ये दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। एक ये छोटी लोब होती है इसकी और एक इसकी ये बड़ी लोब होती है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये क्योंकि एक ही एटम के हैं, बेरिलियम के हैं, तो ये पास पास होंगे। तो यहां पर ये जो बेरिलियम है, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ये जो बेरिलियम है इसका एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है और एक ऑर्बिटल इसका कुछ इस तरह का होता है। ये इस तरह से ये शो हम करते हैं इसको। तो ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जिसमें एक लार्ज लोब है और दोनों लार्ज लोब जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। और इन दोनों में अब एक चीज मैं यहां पर लिखना भूल गया कि ये जो एक 2s का और एक 2p का जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में इस तरह से रहते हैं। मींस ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये जो क्लोरीन है इसका जो 3p ऑर्बिटल, इस 3p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा। तो यहां पर इसको कह देते हैं कि ये है क्लोरीन और इस क्लोरीन के साथ ये इस तरह से ओवरलैप कर लेगा। और इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। और ऐसे ही ये दूसरा क्लोरीन है और ये जो दूसरा क्लोरीन है इसके साथ में भी ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा इस तरह से, और ये इसका। तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो शेडिंग हुई, ये जो ओवरलैपिंग हुई, यहां पर ये आपको दिख रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पर शेयर्ड फॉर्म में यहां प्रेजेंट होते हैं। और ये इस तरह से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बेरिलियम का है वो क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म करता है। और ये जो दोनों बॉन्ड बनेंगे, चाहे ये वाला बॉन्ड बन रहा हो जो sp और p ओवरलैपिंग से बना है, और या फिर ये sp और p ओवरलैपिंग से बना है, ये दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं? एक जैसे बॉन्ड है, सेम बॉन्ड्स हैं। दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों इक्विवेलेंट बॉन्ड है, या कह सकते हैं कि आइडेंटिकल बॉन्ड है, क्योंकि एक ही तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं उससे मिलकर के बना है। एक ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, और एक ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो क्लोरीन का है p। और ऐसे ही इस दूसरे बॉन्ड में भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है क्लोरीन का p। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर पाउलिंग ने यह सजेस्ट किया कि इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड में बॉन्डिंग होती है। और एक नया कॉन्सेप्ट वहां पर आया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होकर के, और सेम अमाउंट में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आए थे उतने ही अमाउंट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है और उनका जो शेप होता है वो लगभग सेम होता है, और वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में एक मिनिमम रिपल्शन हो। और इसी चीज को उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है
ये कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। मतलब फिजिकल फिनोमिना मतलब हमने देखा नहीं है कि वहां पर बेरिलियम क्लोराइड इस तरह से बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, बट ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट्स नॉट अ फिजिकल फिनोमिना, इट्स जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉन्डेड एटम में किस तरह का है और उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है उस मॉलिक्यूल की वो किस तरह की आएगी, ठीक है ना। तो इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसको हम ये जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसके कुछ रेशनल हैं। वो रेशनल क्या है कि सब इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सूटेबली अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं जिससे उस मॉलिक्यूल की शेप को हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि इस बेरिलियम क्लोराइड की जो शेप आएगी फिर कैसी आएगी, एक लीनियर शेप आएगी, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वहां पर एक सही ओरिएंटेशन में हमें नहीं बता पा रहे थे कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कैसा होता है। तो इस वजह से ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक सुटेबल कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हो रहा है और हमें ये डिजायर्ड नंबर में और डिजायर्ड ओरिएंटेशन में हमें ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसके कुछ रूल्स थे हाइब्रिडाइजेशन के जो दिए गए। क्या रूल्स थे कि पहला जो रूल था, यहां पर अगर हम रूल्स की बात करें, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पहला रूल ये था कि जो भी एटम हाइब्रिडाइजेशन करेगा, क्योंकि एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो बेरिलियम के जो 2s और 2p थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, तो उनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होनी चाहिए, है ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका जो एनर्जी है वो कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। ये नहीं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कभी भी 2s और 2p, सॉरी 3p, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख सकते, क्योंकि 2s और 3p में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सेकंड शेल का है, ये थर्ड शेल का है, तो हाइब्रिडेशन किसका होगा, सेम शेल के 2s का तो 2p होंगे यहाँ पे, चाहे वो s का एक और ये p के चाहे 1 काम आए, चाहे 2 काम आए, चाहे 3 काम आए, ठीक है ना। तो इसी वजह से वहां पर आप देखते हो कि sp होगा या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो p आ रहा है वो इस 2s के जैसी ही एनर्जी रखना चाहिए, तो सेम अगर शेल का है तभी वो सेम एनर्जी रखेगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो 2s और 3p का है ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो सेम एनर्जी के हैं या ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के हैं वो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम क्वांटिटी में होंगे, वो सेम नंबर में होंगे, सेम नंबर। मतलब अगर यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। अगर यहाँ पे 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। और आप यहां पर देख भी सकते हो एक s और 2 p मिलकर के क्या बनाएंगे, वो sp2 बनाएंगे। एक s और एक p मिलकर के क्या बनाएंगे, क्योंकि यहां पर एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, तो मिलकर के 2 ऑर्बिटल बनाएंगे sp के। sp3 में 2 ऑर्बिटल p के हैं, एक ऑर्बिटल s का है, तो 3 बनाएंगे। तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही संख्या में क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं
ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, वो कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, वो यहां से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, वो यहां से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, यहां से भी, मतलब कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकता है। पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये यहां से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, यहां से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी एस की तुलना में ज्यादा डायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो वहां पे फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो आप यहां पर देख भी रहे हो, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए तो यहां पर ओवरलैपिंग सिर्फ यहीं हो सकती है, या इसमें ओवरलैपिंग यहीं हो सकती है, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं। वहां पर जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कब बनेगा, जब वो डायरेक्शनल होंगे और वहां पर सिंगल नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो भी प्रेजेंट होंगे वो बॉन्ड बनाएं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है बजाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के। इसीलिए जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या बनाते हैं, वो ज्यादातर आपको देखोगे वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो भी जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो ऑर्बिटल्स मिलकर के तीन, दो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के जब चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो इनका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है कि ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो एक कोई और शेप का होगा, दूसरा किसी दूसरे शेप का होगा, तीसरा किसी अलग शेप का होगा। इन सबका शेप कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम शेप जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है ना। और इसी वजह से ये जो सेम शेप के, सेम एनर्जी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं जहां पर उन ऑर्बिटल्स के बीच में, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एक मिनिमम रिपल्शन वहां पर होता है। और जब ये एक स्पेसिफिकली एक ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करेंगे जहां पर मिनिमम रिपल्शन है, तो इनका जो शेप है या ज्योमेट्री है वो भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस ज्योमेट्री का होगा। हमें पता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास में है तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा कैसा बनाएंगे, एक लीनियर शेप का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और अगर हमारे पास में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो हमेशा ट्राइगोनल जो मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्री रखेंगे। और अगर फोर हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वहां पे टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो हमें देखने को मिलेगी, एंड सो ऑन। इस तरह से जब जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ज्योमेट्री भी जो है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो आप इस हाइब्रिडाइजेशन को देख करके ही क्या बता सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कि अगर आपके पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स, या आपके पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, फुल फिल्ड, इनको आप इस तरह से लिख दो, फुल फिल्ड, फुल फिल्ड। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल वेकेंट है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, या वो एटॉमिक ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, ये सभी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ओवरलैपिंग में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि केवल वही ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर सकते हैं जो सिंगली फिल्ड है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो खाली हो, आधा भरा हो, पूरा भरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है। और एक चीज और कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा तभी होता है जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। जब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है या करवाना है तो आप हमेशा और हमेशा किसी आइसोलेटेड एटम में आप उसको नहीं देख सकते। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, वहां पर किसी न किसी तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन कराना पड़ेगा, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जो लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमेशा क्या होते हैं,
भरे जाते हैं, ठीक है ना, या तो लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। और हाइब्रिड, एक चीज और कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, वो क्या करेंगे, वो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता है, और ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बनता है, तो वो हमेशा पाई बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म sigma bonds, or unhybrid orbitals always or occasionally forms pi bonds, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते। और वही जब भी आप कभी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ और वहां पर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाने हो, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनाओगे और पाई बॉन्ड हमेशा आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्म करोगे, ठीक बात। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था, जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया, और उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्यों दिया गया, कैसे हालात में दिया गया, वो सब चीजें जो थी वो मैंने अभी आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस की कि पाउलिंग ने अपना जो हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी थी उसको किस तरह से प्रपोज किया और बेरिलियम क्लोराइड को वहां पर उसने समझाया कि किस तरह से बेरिलियम हाइड्रो जो क्लोराइड है वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया और इतने सारे रूल्स उन्होंने वहां पर बताए, तो बहुत सारे दूसरे जो कंपाउंड्स थे उन कंपाउंड्स को भी एक्सप्लेन किया गया। और सबसे पहले ये देखा गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कई तरह का होता है। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वो सिर्फ और सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स का होता है, s एंड p ऑर्बिटल्स, उसमें सिर्फ यही दो ऑर्बिटल्स काम आते हैं, जिनको आपने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, या ये कह सकते हैं कि वो तीन टाइप का होता है। एक होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये वो हैं जो s और p ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। यहाँ पे d ऑर्बिटल हमने काम में नहीं लिया, सिर्फ s और p को इन्वॉल्व किया। और जो सेकंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं, माइंड इट, सेकंड पीरियडिक टेबल में अगर हम देखें तो सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। क्योंकि अगर हम थर्ड पीरियड में चले जाएंगे तो थर्ड पीरियड में 3d भी होता है, और 3d होगा तो वहां पर किसी ना किसी जगह पर वो d ऑर्बिटल काम आ जाएगा, और वो जो sp के साथ में या sp2 के साथ या sp3 के साथ में d भी इंटरमिक्स होगा और d की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो थर्ड ऑर्बिट में sp और d तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो s और p के ऑर्बिटल्स को यूज करके ये तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, जिसको हमने अभी समझा भी बेरिलियम क्लोराइड में। तो बेरिलियम क्लोराइड में जो फोर्थ नंबर का बेरिलियम ये एलिमेंट है, और वहां पर s और p जो है सिर्फ यही दो ऑर्बिटल्स काम आए। और अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ और उनकी हाइब्रिडाइजेशन की, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हम इसका एक मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं BF3। तो इसको अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि सेंट्रल एटम जो है वो इसमें बोरोन है, और 1s2 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप इसको लिखो तो आप कैसे लिखोगे, ये हीलियम का कोर आप यहाँ पर बनाओगे, एक लोएस्ट एनर्जी का 2s ऑर्बिटल बताओगे, इसमें आप ये दो इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, ये जो 2s के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक हायर एनर्जी का 2p बनाओगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर फिल करके बताओगे। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो बोरोन है ये तीन फ्लोराइड के साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं,
और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो स्थिति है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी कि ये जो 2s है इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वो 2p में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से मूव करके और इस 2p में आ जाएगा, ये 2p में। और हमें पता है कि अब ये अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसे होंगे, अलग अलग टाइप के, क्योंकि यहाँ पर 2s के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 2p के ऑर्बिटल्स हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाउलिंग्स प्रपोजल यहाँ पर ये दोनों जो ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कुछ इस तरह का इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा कि मैंने कहा ये जगह खाली हो जाएगी, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पे एक जगह ये खाली हो जाएगी, एक जगह ये खाली हो जाएगी, और सिर्फ एक ऑर्बिटल हमें यहाँ पर बनेगा। और इस कम एनर्जी का ये 3 ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ये तीनों ऑर्बिटल्स में सिंगली फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहां पर शो कर सकते हो। अब इसका मतलब यहां पर आप देखोगे कि एक तो s ऑर्बिटल काम आया और एक p और एक ये दूसरा p, ये 2 p ऑर्बिटल्स है ना, तो ये आपस में इंटरमिक्स हुए और ये तीनों इंटरमिक्स होकर के क्या बनाएंगे, ये इस तरह के 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये 3 ऑर्बिटल्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने कहा था कि ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये तीनों के तीनों अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, ये इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि कम से कम रिपल्शन हमें यहां पे देखने को मिले। तो ये इस तरह से इन्होंने जो ट्राइगोनल शेप है उस ट्राइगोनल शेप में अपने आप को अरेंज कर लिया, ये कुछ इस तरह से ये एक ट्राइगोनल शेप में अरेंज कर लिया इसने। ठीक है ना, और सभी के पास में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो है वो सबके पास में एक एक। तो यहां पर मैं इसको ये एरो से यहां पर ये शो कर सकता, ये एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p5। और ये जो 2p5 है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर ये सिंगली फिल्ड है। तो इस 2p का ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो 2p का ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ इसके साथ में ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग, और इनके पास में ये शेडेड ओवरलैप्ड, यहां पर ये ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड जो है वो एक ट्राइगोनल शेप का क्या बनाता है, एक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है ना, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो ऑर्बिटल फॉर्म में मैंने दिखा दिया, ये बोरॉन है, ये और ये फ्लोरीन। और इनका ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, 120 डिग्री का। ये सभी बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो 120 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर अगर होता तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता। ठीक है, और ये 120 120 120 ये पूरा का पूरा सर्किल बन गया, और इसका ये 360 डिग्री ये तीनों एंगल्स मिल करके यहाँ फॉर्म कर देते हैं। तो इसी तरह का एग्जाम्पल आप जो एल्यूमिनियम आयोडाइड होता है उसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो एल्यूमिनियम है ये 3 आयोडीन्स के साथ में इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू
क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है और एक ट्रायगोनल स्ट्रक्चर उसकी होती है। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत अच्छा एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, मीथेन का। और इसमें हमें पता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, वो कार्बन होता है। और कार्बन 1s2 2s2 2p2 ये कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और यहाँ पर अगर आप इसको और इसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बनाओ तो ये हमारे पास में हीलियम है, ये इसका 2s है, और यहाँ पर हायर एनर्जी में इसके पास में ये 2p है। तो ये 2s और ये 2p, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ शो करते हो और 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ शो करते हो। और सिंपली यहाँ पर क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ में या 4 वैलेंसी ये शो करता है, तो यहाँ वही प्रमोशन हो जाएगा। 2s जो इलेक्ट्रॉन है वो इस 2p में मूव कर जाएगा। और अब ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल 2s का, 3 ऑर्बिटल 3p के, ये तीनों क्या करेंगे, ये चारों क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे और ये कुछ इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। क्योंकि अब ये चारों हैं तो सिंपली इनकी जो एनर्जी होगी वो इससे कम होगी, और ये 1 2 3 4 ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमें मिलेंगे और सभी के पास में एक एक लोन पेयर मिलेंगे। और ये आप डॉटेड लाइन में दिखा सकते हो, एक ऑर्बिटल यहाँ का, एक ऑर्बिटल यहाँ का, एक ऑर्बिटल यहाँ का, एक ऑर्बिटल यहाँ का। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, ये इनके बीच की एनर्जी रखता है। क्योंकि इनकी दोनों की जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो होगा क्या, इंटरमिक्स होने पर इनकी एवरेज एनर्जी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेट्स से कि अगर इसकी 10 जूल्स एनर्जी थी और इन ये जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स थे, इसकी एनर्जी जो है वो 20 जूल्स की थी, ठीक है ना, ये 10 जूल्स की थी, 20 जूल्स की थी। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 15 जूल्स हो जाएगी। ये उस पोजीशन पर आ जाएंगे जब इसकी एनर्जी 15 जूल्स है। ओके, तो इस तरह से इनकी एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग डिजेनरेसी के हमें मिले हैं, उनके बीच की इसमें हमें एनर्जी देखने को मिलती है। और ये sp2 हाइब्रिड, सॉरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पे बता सकते हो कि एक s का और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो p के, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें क्या बनाएंगे, हमें इस तरीके के 4 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। हमें बना नहीं रहा हूं बार बार, ये 4 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। और ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं, ये कार्बन है और एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है, एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं। और इसका ये जो ऑर्बिटल होता है, एक ये ऑर्बिटल, ये होता है प्लेन के पीछे की तरफ, जैसे कि जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसके पीछे की तरफ। और एक ऑर्बिटल होता है ये ऑर्बिटल होता है स्क्रीन के आगे की तरफ। तो इसको कुछ इस तरह से शो कर देता हूं मैं, तो आपको ये अलग अलग होगा। ये जो ऑर्बिटल है ये तो है इसी प्लेन में, सेम तल में। ये जो डॉटेड से है ये इस प्लेन के पीछे की तरफ है। और ये जो है, जो शेडेड है, ये ऑर्बिटल हमारा स्क्रीन से ऊपर की तरफ है, आपकी तरफ। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइड्रोजन है उसका ये जो हाइड्रोजन से 4, उसका जो s ऑर्बिटल होगा वो इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा कुछ इस तरह से।
और इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल शेप आएगा। ये कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल शेप हमें देखने को मिलता है। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, चाहे हम इस एंगल को देखें, चाहे इस एंगल को देखें, चाहे इस एंगल को देखें, चाहे इस एंगल को देखें, ये 109.28 मिनट। तो ये 109 डिग्री या 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा था जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो जो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जो sp में हैं। जैसे sp अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें तो वैसे टाइम पूरा हो गया है, अभी किसी भी पल ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी हमारी क्लास। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे हम। जैसे sp अगर में हम बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं sp को लेकर के। जैसे हमने यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड देखा, या फिर हम sp इसमें देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, या HCN। यहाँ ये HCN, ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखता है। और या फिर हम यहाँ पे जिंक क्लोराइड की बात कर सकते हैं, या हम HgCl2 की बात कर सकते हैं, कैडमियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर देख सकते हो बना करके कि वो किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने bf3 देखा, ये bf3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हमारे पास में यहाँ पे एथिलीन हो सकती है, ये एथिलीन हो सकती है, इसको हम बता सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर SnCl2 ले सकते हैं, या फिर ये जो नाइट्रेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन भी क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, या फिर कार्बोनेट्स हैं, 2- नाइट्राइट है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि अमोनिया